जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी का सेट फिफ्थ, पांचवा सेट है ये। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूपीपीएससी आरओ या फिर यूपीपीसीएस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। तो उस सीरीज़ में ये पांचवा सेट है। इस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। तो उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था इन तीनों में क्या अंतर होता है। मूलावस्था वो होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वो मूलावस्था में होता है, वो मूलावस्था का विशेषण होता है। लेकिन उत्तरावस्था वो होता है जब दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाए, ठीक है, तब वहाँ पे उत्तरावस्था विशेषण होता है। उत्तमावस्था विशेषण तब होता है जब दो या दो से अधिक के बीच में सबसे उत्तम जो होगा, जो जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है सबसे अच्छा, या फिर अगर कहा जाए कि वो उनमें सबसे बलशाली है या सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, तो वो उत्तमावस्था होता है। तो इस वाक्य में एकदम साधारण सा वाक्य है, वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। तो कंपनी यहाँ पे संज्ञा है और ये बड़ी जो है वो विशेषण है, तो ये हुआ मूलावस्था का विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, भ्राता, आज्ञा या फिर किसान। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, किसान जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? कृषक होगा। बाकी आज्ञा तत्सम है तो इसका तद्भव होगा आन। भ्राता का होता है भाई एंड अग्नि का आग। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्रमवाचक विशेषण छांटना है। तो राजन को कुल जायदाद का ब्लैंक स्पेस है, फिर हिस्सा मिला। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, छठा, थोड़ा, 4 मीटर या फिर ये सभी विशेषण हैं। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है क्रमवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है, क्रमवाचक। तो यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण जो है वो है छठा। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। थोड़ा जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। 4 मीटर ये भी गुणवाचक है। और यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें गलती क्या है? लेकिन इसमें गलती है। कौन सी गलती है? रचयिता लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि सही जो वर्तनी होती है वो लिखा जाता है रचयिता। या पे छोटी ई की मात्रा होती है, यहाँ पे चा पे छोटी ई की मात्रा है। तो अशुद्धि कौन सी है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही है? चार दीवारी, चहार दीवारी, चार दीवारी या फिर चाहर दीवारी। तो सही उत्तर है चहार दीवारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारण नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा साधारण नियम के विरुद्ध बात? ऑप्शंस है अवैधानिक, अपवाद, असंवैधानिक या फिर असामाजिक। तो अगर अवैधानिक देखें तो अवैधानिक वह होता है जो कि किसी भी विधान के विरुद्ध हो, वो अवैधानिक होता है। असंवैधानिक जो कि संविधान के नियमों के विरुद्ध हो। असामाजिक जो कि समाज में जो नियम स्थापित हैं उस समाज के विरुद्ध हो, उसको असामाजिक बोलते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन दूसरा है, अपवाद। अपवाद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन, है ना, ये साधारण नियम के विरुद्ध होता है, उसी को कहते हैं अपवाद। फिर अगला प्रश्न है, निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं। निश्चल, तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये चल लास्ट में लगा हुआ है ना, और इसका जो उपसर्ग है वो है नी, ठीक है। तो जो ना चल सके, तो खल, शट, धूर्त, ये किसकी पर्यायवाची? ये पर्यायवाची है दुष्ट की। दूसरा है अवलंबित, आश्रित, आधारित, ये पर्यायवाची किसकी है? अधीन की। फिर है अगला दरिद्र, वित्तहीन, धनहीन, ये पर्यायवाची हैं गरीब की, ओके, गरीब या निर्धन। तो सही उत्तर इसका निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं स्थिर, जैसे स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गया, निष्पन्द हो गया, अचल या फिर अटल। इसकी और पर्यायवाची होती है अडिग, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मतलब ये जो वाक्य है ये तो है अशुद्ध, इसका शुद्ध रूप क्या होगा?
मैंने बहते हुए देखा पत्ते को, ये गलत है। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। तीसरा है बहते हुए पत्ते को देखा मैंने, ये भी गलत है। और चौथा है बहते हुए देखा मैंने पत्ते को, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन इसमें है दूसरा, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तृषा शब्द के विलोमार्थी का चयन करें। तृषा का विलोमार्थी बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तृषा होती क्या है। तृषा बेसिकली होता है इच्छा, ठीक है। और इसका विलोम क्या होगा? तृप्ति। तृप्ति का मतलब क्या होता है? जब कोई हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए तो वो तृप्ति होती है। बाकी तिक्त, क्षुधा और तीव्र, इनके क्या अर्थ होते हैं? तिक्त मतलब जिसको हम बोलते हैं तीता या फिर कड़वा। क्षुधा क्या होती है? क्षुधा उसी को बोलते हैं भूख को, ठीक है। और क्षुधा का ये जो तृषा है, तृषा के पर्यायवाची में आप यूज़ कर सकते हैं क्षुधा को, ठीक है। और तृप्ति मैंने बताया, तृप्ति का मतलब होता है पूर्णता, तो वो तृषा का उल्टा होगा, यानी तृषा का विलोम तृप्ति होगा। तीव्र क्या होगा? तीव्र का तेज, और इसका जो विलोम होगा वो होगा मंद ना, या धीमा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यानी कि 3 शब्द ऐसे होंगे जो कि तत्सम होंगे, एक अकेला ऐसा होगा जो कि तद्भव होगा। तो हस्त, ये भी तत्सम है। विश्राम तत्सम है। होलिका भी तत्सम है। यहाँ पे तद्भव है सूरज। सूरज तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वो होगा सूर्य, ठीक है। बाकी के तीनों जो हैं वो तत्सम है। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, ये शब्द लिखा हुआ है और इसमें पूछा है कृश शब्द का उचित विलोम चुनें। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कृश का मतलब क्या होता है। कृश का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला या फिर कमजोर। तो स्थूल क्या होगा? क्या इसका जो सही उत्तर होगा वो स्थूल होगा, या दृढ़, या हृष्ट पुष्ट, या फिर कठोर? तो सही उत्तर है यहाँ पे होगा हृष्ट पुष्ट, ये सही उत्तर है। बाकी के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्थूल का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। और सूक्ष्म इसकी जो विलोम होगा वो नहीं होगा। दृढ़, दृढ़ का उल्टा होता है अदृढ़। फिर कठोर का या कठोर का आप बोल सकते हैं मुलायम ना, या सरल या तरल, ये भी होता है। फिर अगला प्रश्न है भौमिक। भौमिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है? भीम, भूमिका, भूमि या फिर भौम? तो सही उत्तर है भूमि। भूमि से बना है भौमिक। भौमिक का अर्थ क्या होता है? भूमि का स्वामी, ठीक है। भूमि का स्वामी जो होता है वो होता है भौमिक। भौम का क्या मतलब होता है? भौम का मतलब है भूमि से उत्पन्न। इसको अगर हम लिखेंगे तो भूमि से उत्पन्न जो होता है उसको कहते हैं भौम। और भूमि से उत्पन्न को क्या कहते हैं? भूमिज। तिनका जो होता है ना, तिनके को भी भूमिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भूमि से जन्मा होता है। फिर प्रश्न है पारितोषिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है? परिपोष, परितोष, पारितोष या फिर परितोषी? तो सही उत्तर है परितोष। परिपोष क्या होता है? पूर्ण रूप से पोषित, है ना, पूर्ण रूप से पोषित। तो ये तो होगा नहीं। पारितोष, पारितोषिक का मतलब क्या होता है? इनाम, है ना, या उपहार। तो बेसिकली परितोष का जो यहाँ पे जो पारितोष है, पारितोष होगा नहीं। परितोष, परितोष का मतलब होता है संतोषजनक या संतुष्ट, ठीक है, संतुष्टि, उससे मिलके बना ये पारितोषिक। परितोष में जब इक प्रत्यय लगता है, ठीक है, तब बनता है पारितोषिक। और परितोषी क्या होता है? जो परितोषी बेसिकली बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कि संतुष्ट रहता है ना, पूर्ण रूप से पुष्टि या पूर्ण रूप से जो पुष्टि होती है या वृद्धि होती है वो तो परिपोष होता है। बाकी परितोषी जो होता है वो संतोषी व्यक्ति होता है। फिर है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? पीड़ित, जड़मति, योग रूढ़ या फिर वियोगी? तो सही उत्तर है वियोगी। गलत है ये। इसमें सही क्या होगा? यानी कि ये शब्द गलत है, उत्तर यही सही होगा। इसका जो असली यानी शुद्ध रूप होगा वो होगा वियोगी। यानी कि जो वाह है, वाह पे छोटी ई की मात्रा लगी, यहाँ पे बड़ी ई की लगी हुई है। अगला प्रश्न है वर्षा के जल से पालित
इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि जो वर्षा के जल से पालित होता है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? सृष्ट, दोआब, कपर्द या फिर देवमात्रक। तो सही उत्तर है देवमात्रक। तो वर्षा के जल से जो पालित होता है वो देवमात्रक होता है। सृष्ट क्या होता है? जिसकी रचना की गई हो वो सृष्ट होता है। दोआब, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है वो दोआब होता है। और कपर्द क्या होता है? भगवान शिव की जो जटा होती है उसको कपर्द कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। फिर ये वाक्य है, वाक्य क्या है? जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई लुढ़कती जाती है। अब इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा? यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसको इम्प्रूव करना है। तो लिखा हुआ है महंगाई लुढ़कती जाती है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है, महंगाई लुढ़कती नहीं है। यहाँ पे जो शब्द की उपयोगिता जो है वो सही नहीं बैठ रही है, तो महंगाई बढ़ती जाती। ये पहला जो ऑप्शन है यही बिल्कुल सही है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है या फिर घटती है। महंगाई के लिए खड़े होने का शब्द गलत है, महंगाई के लिए रेंगती शब्द का इस्तेमाल भी गलत है, और महंगाई के लिए गिरती शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होता है। महंगाई या तो बढ़ती है या फिर घटती है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव के आधार पर समूह से भिन्न शब्द हैं, यानी कि कौन सा इसमें भिन्न है? कार्तिक ये तो तत्सम है, ठीक है। घर ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? गृह। ग्रामीण ये भी तत्सम है, और गणना ये भी तत्सम है। तो इसमें से भिन्न कौन सा है? घर, क्योंकि बाकी के तीनों जो हैं वो तत्सम है और अकेला घर इसमें ऐसा है जो कि तद्भव है। फिर अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो अनाधिकार या फिर अनाधिकार या फिर अनधिकार, या चौथा ऑप्शन है अंधिकार। तो सही उत्तर है अनधिकार, ठीक है। जिसको अधिकार ना दिया गया हो वो उसको बोलते हैं अनधिकार। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए अनाधिकार में, जबकि ये गलत है, ये नहीं होता, यह शुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप होता है अनधिकार। फिर अगला प्रश्न है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गुण दोष का समरूप एक समान रूप से मूल्यांकन करता है। तो शास्त्रज्ञ होगा? नहीं, क्योंकि शास्त्रज्ञ वो कहते हैं जो शास्त्र का ज्ञाता हो। ज्योतिषी किसे कहते हैं? जिसको खगोल शास्त्र में, यानी तारों का, ग्रहों का जो अध्ययन करता है वो ज्योतिषी होता है। जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रहती है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। सही उत्तर है समीक्षक। इसी समीक्षक को ही इंग्लिश में कहते हैं इंस्पेक्शन, और इसी समीक्षक से ही चाहे इंस्पेक्शन कह लीजिए या रिव्यू कह लीजिए, ठीक है, ये समीक्षा शब्द से ही बना है। समीक्षा करने वाले को बोलते हैं समीक्षक, वही जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर या फिर एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी। फिर प्रश्न है, छिछला का विलोम निम्न में से है, यानी छिछला का कौन सा विलोम है? उथला नहीं होगा, क्योंकि उथला और छिछला दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो उथला तो होगा नहीं। गहरा सही उत्तर है, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। छिछला का उल्टा गहरा होता है। गूढ़, गूढ़ जो होता है, हालांकि गूढ़ का मतलब भी गहरा होता है, लेकिन ये सरफेस के मामले में है, ठीक है। तो गूढ़ जो होता है वो सरफेस के मामले में नहीं होता। पतला, पतला का तो छिछला होगा नहीं, पतला का उल्टा क्या होगा? मोटा, है ना। और गूढ़ का उल्टा अगूढ़। फिर प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। पर्यायवाची बताने किसका? कंदश का। तो ऑप्शन हैं सूल, खोह, कनक, खार। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कंदश क्या है। कंदश का मतलब होता है गुफा। तो सूल क्या होता है? सूल का अर्थ होता है कांटा, कांटा हो गया, या फिर खार। तो ये जो खार है ना, खार का भी अर्थ जो होता है वो भी कांटा ही होता है, ठीक है। सूल का हो गया, खार हो गया, कांटा हो गया, कंटक हो गया, ठीक है। खोह क्या होता है? सही उत्तर यही है, खोह।
कंदश का जो पर्यायवाची है वो खो होता है। खो की और क्या पर्यायवाची होती है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गुफा, और कंदरा भी कहते हैं, शायद इसी कंदरा से ही कंदश बना है ना। और विवर कहा जाता है, गुफा को विवर भी कहते हैं, ठीक है। खो तो है ही। कनक, कनक कहते हैं सोना को, सोना, स्वर्ण, इसकी एक और पर्यायवाची होती है हेम। और कंचन, ये सब सोने की पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, स्पेलिंग ठीक नहीं है। पूज्यास्पद, श्रीयुत, छत्रछाया या फिर ज्योत्सना। तो सही उत्तर है इसमें पूज्यास्पद। ये गलत है, मतलब शब्द गलत है, वर्तनी इसकी शुद्ध नहीं है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, पूजास्पद, यानी जो पूजा के योग्य हो, ठीक है। श्रीयुत, श्रीयुत क्या होता है, श्रीयुत उसको कहते हैं जैसे कि जो कि आप ऐसे समझिए कि सम्मान से युक्त जो होता है उसको श्रीयुक्त कहा जाता है, ठीक है। श्री से बनता है, जैसे श्री जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो सम्मान के लिए किया जाता है, तो जो सम्मान से परिपूर्ण होता है उसको श्रीयुत कहते हैं। छत्र छाया, हालांकि ये भी गलत ही है, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आधा चा लगा हुआ है। जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, छत्र छाया, ओके। एंड ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या, ज्योत्सना तो हालांकि सही है। ज्योत्सना का अर्थ क्या होता है, ज्योत्सना चांदनी को भी कहते हैं, है ना, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश को भी कहते हैं, और देवी दुर्गा को भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है ज्योत्सना का अर्थ, ओके। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने बताया ना, श्रीयुत क्या होता है, सम्मान से युक्त होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं शोभा से युक्त होता है ना, शोभा से युक्त। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतनीय विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है। चिंतनीय, चिंतन से, चिंत्य से, चिता से या फिर चिंता से। तो चिंतन क्या होता है, बैठ के आराम से किसी के बारे में सोचना, विचार करना, वो चिंतन होता है। चिंत क्या होता है, चिंतन करने योग्य जो होता है उसको चिंत्य कहते हैं, ठीक है, जो चिंतन के योग्य हो। चिता क्या होती है आपको पता ही है, चिंता। तो चिंता जो होता है वो जिसको हम बोलते हैं ना अवसाद या टेंशन, चिंता किसी चीज़ की फिक्र होना, तो वो होता है। तो इसमें विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है, तो चिंतनीय जो है वो चिंता से संबंधित है, ठीक है। फिर अगला शब्द है, दिए गए शब्दों में से तट का पर्याय नहीं है। तट, तट वही जिसको हम बोलते हैं किनारा, लिखा भी है यहाँ पे। तो किनारा भी होता है, कूल भी होता है और तीर भी होता है। होता क्या नहीं है इसका पर्याय, कुल। कुल क्या होता है, वही जिसको हम बोलते हैं परिवार, है ना, कुटुंब, वो होता है। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है क्रमागत, अन्वयागत, परागत या फिर तथागत। तो सही उत्तर है अन्वयागत। क्रमागत क्या होता है, जो अपने सही क्रम से आगे बढ़ता हो वो क्रमागत होता है। परागत क्या होता है, परागत उसे कहते हैं जो कि दूर चला गया हो, उसको क्या कहते हैं, परागत कहते हैं। परागत का वही अर्थ मैंने बताया जो कि दूर चला गया हो। फिर तथागत, तथागत बोलते हैं उसको, यानी कि जो जैसे आया, है ना, वो वैसे ही चला गया। तथागत, तथ आगत, जो जैसे आया वो वैसे ही चला गया, उसी को तथागत कहते हैं। बुद्ध को भी तथागत ही कहते थे। अगला प्रश्न है, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्याय क्या है। पुष्कर, पुष्कर का पर्याय क्या है, महल, बगीचा, समुद्र या फिर तालाब। तो सही उत्तर है तालाब, तालाब को ही पुष्कर कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। गरिमा, गरिमा का विलोम, यानी गरिमा क्या होती है, एक सम्मान भरा शब्द होता है। विग्रह होगा नहीं, वियोग भी नहीं होगा। गरिमा का सही जो विलोम है वो लघिमा होगा, यानी गरिमा का होता है फैलाव से संबंधित, सम्मान, है ना, बढ़ा हुआ। और लघिमा बना है लघु से, यानी छोटा या फिर कम। तो इसका गरिमा का विलोम क्या होगा, लघिमा होगा, ठीक है। विग्रह का उल्टा क्या होगा, अनुग्रह। वियोग का विलोम संयोग, और अपकीर्ति का विलोम कीर्ति। फिर प्रश्न है, संकुचित विचार रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसके विचार संकुचित हों, उसको क्या कहते हैं। सव्यसाची, श्रोतव्य, दकियानूस या फिर शीघ्रगामी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 दकियानूस। दकियानूस उसी को बोलते हैं जो जिसकी संकुचित विचारधारा होती।
सव्यसाची क्या होता है? जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से इस्तेमाल कर सके। और सव्यसाची एक नाम था अर्जुन का भी, ठीक है, अर्जुन को भी सव्यसाची कहते थे। श्रोतव्य क्या होता है? श्रोतव्य कहते हैं जो सुनने योग्य हो, है ना, जो सुनने योग्य हो उसको श्रोतव्य कहते हैं। शीघ्रगामी तेज चलने वाला, तेज चलने वाले को शीघ्रगामी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है सार्वनामिक विशेषण, सिर्फ विशेषण नहीं, सार्वनामिक। तो यहाँ पे है प्रश्न, यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो विशेषण हैं, यह और प्रसिद्ध, लेकिन इसमें बात किसकी कर रहा है? सार्वनामिक, यानी कि सर्वनाम से संबंधित। तो वो क्या होगा? वो होगा यह। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। फिर प्रश्न है, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द क्या है? कौमुदी, कौमुदी का समान अर्थ वाला, टीका, व्याख्या, चांदनी या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी, इन तीनों का मतलब होता है कौमुदी से। ठीक, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिंदी के। और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।